वर्ल्ड वॉर टू इंसानों की हिस्ट्री में लड़ी जाने वाली सबसे खूनख्वार जंग, एक ऐसी जंग जिसमें करीब आधी से ज्यादा दुनिया शामिल थी। हर तरफ फायरिंग, बॉम्ब्स, धमाके, सोचो क्या मंजर होगा। इमारतें गिर रही थी, शहर तबाह हो रहे थे, लोग घर से बेघर भूख से मर रहे थे। बताते चले कि इस खूनख्वार जंग में 85 मिलियन के करीब अफराद इस जंग में हलाक हुए थे। आप यकीन नहीं करोगे कि 1940 में जमीन पर मौजूद 2.3 बिलियन लोगों में से 85 मिलियन हलाकत है, यानी दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस जंग में हलाक हुआ था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 शुरू ही क्यों हुई, किस वजह से हुई, कहां से शुरू हुई, कब और कैसे, इन सभी सवालों के जवाब हम इस सीरीज वर्ल्ड वॉर 2 में जानेंगे। Both the president and Mr. Rose would talk a lot about what went on. He would say every time one gives his ambitions become greater and he wants more. इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1919 से, जब वर्ल्ड वॉर 1 को खत्म हुए चंद ही दिन गुजरे थे कि तभी उस वक्त एक फेमस पीस ट्रीटी साइन की गई। इस ट्रीटी को कहा जाता था द ट्रीटी ऑफ वर्साई, क्योंकि उस वक्त कहना था कि वर्ल्ड वॉर 1 में चाहे जो भी कंट्रीज शामिल थे, लेकिन गलती सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की थी। ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर 1 में जितना भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई सिर्फ और सिर्फ जर्मनी करेगा। जर्मनी, जिसके हालात वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत ही ज्यादा खराब थे। लोग बहुत ही गरीब थे, ज्यादा जॉब्स नहीं थी और खाने पीने की अशिया तो जैसे आसमान से बातें कर रही थी। के ट्रीटी ऑफ वर्साई में साफ साफ लिखा था कि जर्मनी को पहली जंग अजीम शुरू करने का इल्जाम तो कबूल करना ही था। इसके अलावा जर्मनी को जंग में होने वाले नुकसान के लिए 6,600 मिलियन पाउंड अदा करने थे और इसके अलावा जर्मनी को सिर्फ एक छोटी फौज और 6 बहरी जहाज रखने की इजाजत थी। 6,600 मिलियन पाउंड। ये रकम आज भले आपको छोटी लग रही हो, पर उस वक्त इस रकम की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी। आप यकीन नहीं करोगे कि जर्मनी ने इस रकम की आखिरी अदायगी 2010 के आखिर में की थी। मतलब 100 साल लगे इस रकम को पूरा करते करते। लेकिन जब जर्मनी ने इस रकम की पहली अदायगी की तो उस वक्त जर्मनी में बुरी तरह से हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, यानी जर्मनी ग्रेट डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। लोग परेशान थे, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, हालात बदतर थे और बच्चे भूख से मर रहे थे। वहाँ के लोग जर्मनी की हुकूमत से नफरत करने लगे थे कि तभी एक ऐसे इंसान ने एंट्री ली जिसने ट्रीटी ऑफ वर्साई को खत्म करने का वादा किया था। जी हाँ, उसका नाम था एडोल्फ हिटलर, एक यंग पॉलिटिकल लीडर जो अपनी बातों से लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था। 1919 में हिटलर जर्मनी की वर्कर्स पार्टी का रुकन बना, जो 1920 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी कहती थी। सन 1933 में हिटलर जर्मन का डिक्टेटर बन जाता है। अपने हाथों फुल कंट्रोल लेने के बाद हिटलर अपने जर्मन एम्पायर के सपने को पूरा करने निकल पड़ता है। तकरीबन फौरन ही इसने खुफिया तौर पर जर्मनी की फौज और हथियारों को तैयार करना शुरू कर दिया था और एक जर्मनी फजाया बनाई। इस टाइम में ब्रिटेन में कई लोगों को लगता था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साई में लिखा गया था वो जर्मनी के साथ बहुत बुरा सलूक था। हम इतना ज्यादा उनसे पैसा चार्ज कर रहे हैं जिससे उनकी हालत क्या हो गई है और साथ ही उनकी कोई मिलिट्री भी नहीं हो सकती। इतना नहीं करना चाहिए। और फिर जून 1985 में ब्रिटेन एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट साइन करता है, जिसमें हिटलर को इजाजत दी जाती है। जर्मनी की बढ़ती मिलिट्री को देखकर फ्रांस चौकन्ना हो जाता है। फ्रांस अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर 450 किलोमीटर लंबी फोर्टिफिकेशन खड़ी करता है, जिसे नाम दिया जाता है द मैगिनोट लाइन। साल 1938 हिटलर को जब लगता है कि उसकी फौज पूरी तरह से तैयार हो चुकी है तो वो सबसे पहले नजर बगल के कंट्री ऑस्ट्रेलिया पर डालता है। असल में हिटलर जर्मनी से छीन ली गई जमीन को वापस लेना चाहता था। मार्च साल 1938 में जर्मन फौजों ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख किया और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को वोट डालने पर मजबूर किया, जिसमें लोगों से पूछा गया कि क्या वो जर्मनी का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया को अलग ही देश रखना चाहते हैं। वहाँ लोगों के दिमाग में ये था कि शायद मिलकर ये देश सुपर पावर बन जाए, जिससे इकोनॉमी तो बढ़ेगी लेकिन उसी के साथ साथ और भी कई सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। खैर वोट हुए और उसके नतीजे ये निकले कि ऑस्ट्रेलिया के 99% लोग ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी के साथ जोड़ना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन, फ्रांस और इटली से मदद की अपील करता है, पर हिटलर के सामने किसी ने उसकी मदद नहीं की और बिना किसी खून खराबे के ये मिशन सक्सेसफुल रहता है। ऑस्ट्रेलिया पर कदम जमाने के बाद हिटलर की नजर जाती है अगले देश पर, जो कि है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर पर एक रीजन था, सुडेनलैंड। यहाँ रहने वाले लोगों में से 30 लाख लोग सिर्फ जर्मन थे।
यानी ज्यादातर लोग जर्मन सी थे। इसीलिए हिटलर इस बात को उठाता है कि ये रीजन तो ऑफ कोर्स हमारा होना चाहिए। यहाँ पर एंट्री होती है हमारी कहानी में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलिन की, जो कि किसी भी सूरत में कोई वार नहीं देखना चाहते थे। ब्रिटेन प्रेसिडेंट नेविल चैम्बरलिन ने सितंबर साल 1938 के दौरान 3 बार हिटलर से मुलाकात की ताकि एक ऐसे मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश की जाए जो जंग को रोक सके। मुआहदे में कहा गया कि हिटलर चेकोस्लोवाकिया का स्विट्जरलैंड इलाका अपना बना सकता है, बस शर्त ये है कि वो चेकोस्लोवाकिया के बाकी हिस्सों पर हमला न करने का वादा करे तो। लेकिन हिटलर अपनी बात का आदमी नहीं था और मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया के बाकी हिस्सों पर हमला कर दिया। यहाँ पहली बार जर्मन सोल्जर्स ने जंग लड़ी और आसानी से चेकोस्लोवाकिया को इन्वेंट कर लिया। चेकोस्लोवाकिया हुकूमत की तरफ से मदद के लिए पुकारने के बावजूद न बर्तानिया और न ही फ्रांस हिटलर के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए तैयार थे। लेकिन अब कुछ कार्रवाई जरूरी थी, ये मानते हुए कि हिटलर का अगला हदफ पोलैंड होगा। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने वादा किया कि अगर हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया तो वो उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई करेंगे। अब जर्मनी का हदफ पोलैंड था और जर्मनी सोवियत यूनियन के साथ मिलकर, क्योंकि सोवियत यूनियन भी पोलैंड का हिस्सा चाहता था। हिटलर का प्लान था कि पोलैंड पर नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से अटैक किया जाएगा और फिर 1 सितंबर साल 1939 को जर्मन फौजियों ने प्लान के मुताबिक पोलैंड पर हमला कर दिया और ये देखकर पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई। फ्रांस और ब्रिटेन ने ये सोचा कि अगर जर्मनी इसी तरह हमले करता गया तो दुनिया का क्या होगा। इसी वजह से ब्रिटेन ने एक अल्टीमेटम दिया जिसमें लिखा था कि अगर जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा किया तो हम जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन हिटलर इस अल्टीमेटम को इग्नोर कर देता है, जिस वजह से यूके जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर देता है और फिर जाकर फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और कनाडा भी वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी पर। लेकिन दोस्तों, इस पॉइंट ऑफ टाइम में वर्ल्ड वॉर 2 रियल में शुरू नहीं हुई थी। इस वॉर को खूनी वॉर कहकर पुकारा जाता था, यानी झूठ मूठ की वॉर। कहने को तो इन सारे देशों ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन इनमें से किसी ने पोलैंड को मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया था और पोलैंड की खुद की मिलिट्री, जो कि ओल्ड फैशन थी, ये अब भी घोड़ों का इस्तेमाल करते थे अपनी आर्मी में और जर्मन आर्मी के सामने ये बिल्कुल भी टिक नहीं पाई और ना ब्रिटेन और ना फ्रांस इन्हें बचाने आ पाया और एक बार फिर हिटलर ने कामयाबी हासिल की। हिटलर का फोकस था कि छोटी से छोटी वॉर लड़ी जाए, यानी ऐसी वॉर लड़ी जाए जो सिर्फ एक ही हफ्ते में खत्म हो जाए। इस चीज को मेंटेन करने के लिए जर्मन सोल्जर्स को ड्रग्स भी दिए जाते थे। जी हाँ, जर्मन सोल्जर्स को परविटीन नाम के इंजेक्शन लगाए जाते थे, जो कि सोल्जर्स में ज्यादा तवानाई पैदा करते थे और साथ नींद की जरूरियात और भूख को कम करते थे। लेकिन इसके एक असर ने इसे बहुत कीमती बना दिया था कि दर्द कम लगने लगता था और एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता था। ऐसे ड्रग्स सोल्जर्स को देना बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। हालांकि इनकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक थे, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत यूजफुल थे, क्योंकि बाकी के सोल्जर्स रात को सोने में अपना टाइम वेस्ट करते थे, जबकि जर्मन सोल्जर्स दिन रात एक करके 2-3 दिन में ही काम निपटा देते थे। दोबारा पोलैंड पर आते हैं। अब पोलैंड पर कब्जा किया और पोलैंड के 2 टुकड़े किए, एक साइड जर्मन और एक साइड सोवियत यूनियन को तकसीम की गई। सोवियत यूनियन की नजर में अब एक और देश था जो कि 1917 में रशियन एम्पायर का हिस्सा था और वो था फिनलैंड। सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट स्टालिन ये जानते थे कि अब हिटलर का अगला हदफ फिनलैंड होगा, क्योंकि स्टालिन हिटलर पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। लेकिन मसले की बात तो ये थी कि स्टालिन का घर लेनिनग्राड पर था, जो कि फिनलैंड के बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था और अगर फिनलैंड को ऑक्यूपाइड कर लिया जाता नाजी पार्टी की तरफ से तो वो बहुत करीब आ जाते स्टालिन के घर के। इसीलिए कि इससे पहले कि हिटलर फिनलैंड पर अपना कब्जा जमाए कि सोवियत यूनियन फिनलैंड से कहता है कि अपनी टेरिटरी मुझे दे दो। फिनलैंड ने मना किया और सोवियत फिर फिनलैंड पर अपनी मिलिट्री एक्शन लॉन्च करता है नवंबर 1939 में। इस लड़ाई में सोवियत यूनियन की आर्मी फिनलैंड के मुकाबले में ज्यादा थी और इक्विपमेंट्स में भी सोवियत यूनियन की आर्मी ही आगे थी। इन सब के बावजूद ये जंग पूरे 2 महीनों से ज्यादा चलती है और सोवियत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। फाइनली मार्च 1940 में ये जंग खत्म होती है और एक मॉस्को पीस ट्रीटी साइन की जाती है, जिसके बाद फिनलैंड अपने साइड की 11% जमीन सोवियत यूनियन को देता है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप वर्ल्ड वॉर 2 की इस सीरीज को बहुत ही ध्यान से सुन रहे होंगे, लेकिन माफी के साथ इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट को यहीं से रोकते हैं और इस सीरीज का सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा।